नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए उन तमाम थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल आप ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो ये वाला सवाल हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। यूनिट 1 और चैप्टर 1 से सवाल पूछा गया है, जहां पर बुनियादी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुनियादी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद आपसे पूछेगा वो कि आपको कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। समझे तुम लोग क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन कहता है आपको डिफाइन करना है कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके बाद आपको बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है बुनियादी तौर पे हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर लगने वाली कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, लगने वाली कॉस्ट को एनालिसिस करना है या कॉस्ट को असरटेनमेंट करना है। ठीक है, तो जब भी आप लोग यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग कहते हैं अपने आप में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप लोग बुनियादी तौर पर रिकॉर्डिंग से लेके, क्लासिफाइंग से लेके, एनालाइजिंग से लेके एलोकेशन करते हैं या एलोकेट करते हैं। किसको एलोकेट करके चलते हैं? सर हम लोग ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और ए सर्विस। समझ में आया? किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से जुड़ी हुई जितनी भी कॉस्ट है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना और एलोकेट करने का काम, एलोकेट करने का जो प्रोसेस है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। और ये सारा काम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग टोटल कॉस्ट को बेसिकली या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। और एक बार अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया ना, उसके बाद आप लोग बेसिकली उसके मैनेजमेंट के अंदर या आप लोग कह दीजिए उसके कॉस्ट कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग के अंदर काफी हद तक मदद ले सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा मामला ये है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी कॉस्ट हैं, उन तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालिसिस और एलोकेट करने का जो प्रोसेस है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, ताकि हम लोग टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। और एक बार टोटल कॉस्ट को आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सर ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के लिए उसके ऊपर कितना कॉस्ट लगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये पता होना जरूरी है। ये पता कहां से चलेगा? सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चलेगा। अगर आपको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी आपको बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप लोग अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप लोग वेस्टेज को एक तरीके से आइडेंटिफाई करके ना उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप लोग बेसिकली बुनियादी तौर पे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प ले सकते हैं। कुल मिलाकर के जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो आपके इंटरनल यूजर्स का बेसिकली अकाउंटिंग रहेगा। ये बुनियादी फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड सारा मामला देखते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट से जुड़ी हुई सारी चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड टाइम पीरियड नहीं होता कि साल में करना है, 6 महीने में करना है, ईयरली करना है, क्वार्टरली करना है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट को, जैसे जैसे जरूरत होती है, वैसे वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की
किया जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल यूजर्स के प्रोस्पेक्टिव में ईयरली किया जाता है और उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने कुछ पैरामीटर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली फॉलो करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बिल्कुल बेसिक सा जवाब मैंने आपको दे दिया। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अब हम बात करते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है? सर हमें बेसिकली कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है और कॉस्ट को असरटेन करना है, कॉस्ट का पहले अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है। ठीक है, तो ये सारे काम किस लिए किए जाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट करना है, रिड्यूस करना है या कंट्रोल करना है। ये सारी एक्टिविटी आप लोग तब कर पाएंगे जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ना हम लोग आपका बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सर अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे आपके शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गए या बैंक हो गए। लेकिन 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 जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल यूजर्स के लिए, बेसिकली मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप लोग स्कोप की बात करते हो तो यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट का, उसके बाद प्रोसेस का और डिपार्टमेंट का। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस को बेसिकली देख करके चलते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग टाइम फोकस की बात करते हैं तो मैंने बताया कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना बेसिकली या मोस्टली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जैसे आपका बजटिंग टेक्निक हो गया, फोरकास्टिंग हो गया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, यहाँ पर पास्ट की ट्रांजैक्शन को उसी बेसिकली वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो तो इसका जो रिकॉर्डिंग है रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली मैनेजमेंट के हिसाब से। यहाँ पे बेसिकली कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जर्नली, एनुअल और क्वार्टरली बेसिकली आपका क्या रहता है, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी रहता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कॉस्ट जो कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा कोई यहाँ पे मैंडेटरी देखा नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक केस में कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगल केसेस के अंदर मैंडेटरी माना जाता है। अगर आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपका जरूरी एक बेसिकली अकाउंटिंग माना जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एग्जिस्टिंग और रजिस्टर्ड फर्म है, जो भी लीगल फर्म है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। समझ में आया? तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, जिसको इस बार आपको तैयार करना है और मेरी इस बार ये प्रेडिक्शन है कि यहां से सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड, जिसको आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। अब एक ऐसा सवाल है जहां पे बहुत कम बच्चे हैं ना डिफरेंस समझ पाते हैं और लास्ट में जाकर के सारा गुड़ गोबर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग मेथड्स एंड द टेक्निक, क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स, और जो मेथड्स है और जो प्रोसेस है कलेक्टिवली हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेसेस में या कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव में आपकी टेक्निक से एक अलग चीज है, मेथड से एक अलग चीज है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक्स एंड द मेथड्स। और हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर? क्वेश्चन पूछा गया है आपको बताना है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, एंड आगे क्या पूछा गया है, टेक्निक्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया? सबसे पहले मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आपको टेक्निक्स के ऊपर बात करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स की बात करते हैं तो इनका यूज आप लोग करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विस को असरटेन करने के लिए। समझ में आया? जिन मेथड्स का इस्तेमाल आप लोग बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए सर्विस को या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, असरटेन करने के लिए करते हो ना, वो क्या कहलाते हैं सर? कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कहलाते हैं। द सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, और इनका सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सर एग्जांपल दीजिए कौन कौन से हमारे पास कॉस्टिंग मेथड्स है। तो ध्यान दीजिएगा जैसे आपका जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेशन कॉस्टिंग हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, तमाम किसके एग्जांपल हैं?
बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस मेथड का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उसका इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आया? तो जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग बेसिकली असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस की बात करते हो, तो वहां पे जो जो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके ये सारे मेथड रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सर ये जो जॉब कॉस्टिंग है ना, ये कब लागू होता है? ध्यान देना, जब भी आपका प्रोडक्शन डन होता है एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर, माने जहां पे स्पेशलाइजेशन होता है, जहां पे कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर आपका डन होता है, माने किसी एक स्पेशल चॉइस के ऊपर एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? जॉब कॉस्टिंग। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर स्पेसिफिक चॉइस के हिसाब से ऑर्डर मिलता है, या प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बेसिकली अपने हिसाब से लोग कस्टमाइज करके ऑर्डर देते हैं, या कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए। इस तरीके के जो बिजनेसेस है ना, वहां पे बेसिकली आपको जॉब कॉस्टिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर सबका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इसी तरीके से प्रिंटिंग के अंदर और इसी तरीके से फर्नीचर के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको याद रखना सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जब भी आप लोग किसी भी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना, तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखने को मिलता है। जैसे कोई बिल्डिंग ब्रिज बनाना है, या रोड बिल्ड करना है, या किसी बिल्डिंग को बनाना है, समझ में? ब्रिज बनाना, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये अपने आप में लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। वही अगर आप लोग बैच कॉस्टिंग की बात करते हो, तो बैच कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द बैचेज होता है। जैसे दवाई है वो पूरे के पूरे बैच में मिलती है, बनती है, और जो आपका बेकरी आइटम है वो भी बैच के अंदर बनते हैं। डेट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है सर? बैच कॉस्टिंग कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ना, जब भी प्रोडक्शन डन होता है इन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, समझ में आया? जब भी प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर डन होगा, वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाएगा। जैसे आपकी ऑयल रिफाइनिंग हो गया, शुगर हो गया, पेंट हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जहां पे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के मेथड्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज सब्जेक्टिव है, डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस के नेचर के ऊपर, कि हमारी सहूलियत के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एग्जैक्टली आपको कौन से मेथड के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसी तरीके से ऑपरेशनल कॉस्टिंग की बात करते हो, तो जहां पे भी आपको आइडेंटिकल आइटम प्रोड्यूस करने हैं ना, वो आपका ऑपरेशनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेंगे। जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, वहां पे बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप लोग आइडेंटिकल यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, या बोतल हो गई, वहां पे यूनिट और आप लोग आउटपुट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल सर्विस कॉस्टिंग की अगर आप लोग बात करते हो, तो सर्विस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद होटल्स हो गया, या होटल्स हो गया, वट जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? सर्विस कॉस्टिंग देखने को मिलता है। तो जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करते हैं। बस हमारा मेन एजेंडा क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस को फाइंड आउट करना रहता है। और तो कुल मिलाकर के 6-7 हमने मेथड पढ़े हैं, इनको एक बार गो थ्रो करिएगा, यहां से एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो आपका रहेगा इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट था सर, वो आपकी टेक्निक्स को लेकर के था। सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक की आप लोग यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के केस में और डिसीजन मेकिंग के केस में। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने दो चीज पढ़ी है, एक आपका मेथड है, ठीक है। अब मेथड के अंदर आपने क्या किया है, या मेथड्स की हेल्प से ना आपने क्या फाइंड आउट किया है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग बेसिकली सर्विस की बात कर सकते हो, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस को फाइंड आउट करने का मामला वो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स के अंदर होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निक्स की बात करते हो, तो टेक्निक्स के अंदर आपको याद क्या रखना है सर? यहाँ पर अगर आपको कोई चीज कंट्रोल करना है, माने अगर आपको यहाँ पर क्या करना है सर? कॉस्ट कंट्रोल करना है, ठीक है। या फिर आप लोग कह दीजिए इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको कहीं पे भी आपका डिसीजन मेकिंग करना है, तो इन दोनों कामों के लिए ना, डिसीजन मेकिंग के लिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लस में आपके कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एंड द टेक्निक, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, एक मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो गया, और आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो गया। कुल मिलाकर के 5 टेक्निक आज के क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर
कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ में आया? हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मान करके चलना है और जो एक्चुअल में जो कॉस्ट आता है ना उसके साथ कंपेयर करना है और जो वेरिएंस है ना उसको फाइंड आउट करना है, जो चेंजेस है, जो बदलाव है उसको फाइंड आउट करना है। इस तरीके की जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। लेकिन अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फोकस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एंड हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग। जरूरी बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोग कहां पर फोकस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं और ये बेसिकली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पे आपको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को बेसिकली कंक्लूड करके चलना पड़ता है, तो सर वो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहेगा। ऐसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब होता है आप लोग यूज करते हैं सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल अक्रॉस द सिमिलर इंडस्ट्री, उसको आप लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल हिस्टोरिकल कॉस्टिंग रिकॉर्ड करता है कॉस्ट आफ्टर दे आर इन अक्योर्ड, माने हिस्ट्री बन जाते हैं जब वो आपका अक्योर हो चुके होते हैं ना, उस पर्टिकुलर केस में अगर आप लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो टेक्निक आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग टेक्निक कहलाती है। तो कुल मिलाकर के आपका दो क्वेश्चन का कंबाइन क्वेश्चन था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स क्या होती है और मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स का इस्तेमाल आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस को असरटेन करने के लिए करते हैं, जहां पे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है। जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेशन कॉस्टिंग हो गया, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग हो गया और आपका सर्विस कॉस्टिंग हो गया। अगर आप लोग टेक्निक्स की बात करते हो तो कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो गया और लास्ट एंड फाइनल क्या हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो गया। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल के आंसर को बेसिकली बना के आना है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सर आप लोग कॉस्ट से क्या समझते हैं, कॉस्ट का क्या मीनिंग है। आपको इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आगे क्या है एक्सपेंस एंड द लॉसेस को बताना। ध्यान रखना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी उसके ऊपर लागत लगता है, जो भी बेसिकली मॉनेटरी टर्म में सैक्रिफाइसेस लगते हैं ना, वो सैक्रिफाइसेस क्या कहलाते हैं सर, वो आपकी उसकी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट अपने आप में वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज होता है जो बेसिकली सैक्रिफाई किया जाता है टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लाइक ए प्रोडक्शन और ए सर्विस। समझ में आया, किसी एक सर्विस को अचीव करने के लिए या किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी आप लोग रिसोर्सेज को सैक्रिफाई करते हैं ना, उन रिसोर्सेज का जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है सर, कॉस्ट कहलाता है। ये आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन समझना है कि कॉस्ट का मतलब क्या है सर, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या तो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज लगेंगे और रिसोर्सेज का अपना एक वैल्यू होगा, उनका एक वैल्यू सेक्रीफाई करना होगा, उस वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं सर, कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे कॉस्ट के अंदर तीन एलिमेंट आप लोग लेकर के चलते हैं, मैंने रेगुलर क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया एंड अदर ओवरहेड्स हो गया, या ओवरहेड या एक्सपेंसेस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका कॉलम मीनिंग का लिखा हुआ है, मैंने एक कॉलम आपका नेचर का लिखा हुआ है, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट का कॉलम लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने एग्जांपल का कॉलम लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने तीनों चीजें लिखी है, कॉस्ट हो गया, एक्सपेंस हो गया और लॉस हो गया। ध्यान से समझना, कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को मेकिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है ना, वो बुनियादी तौर पे कॉस्ट होता है। लेकिन एक्सपेंस की बात करते हो तो ये वो कॉस्ट होते हैं जो चार्ज किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इन द सेम पीरियड। समझ में आया, यानी कि कॉस्ट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम पीरियड इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। वही अगर आप लोग लॉस की बात करते हैं तो लॉस का मतलब होता है कॉस्ट विदाउट द बेनिफिट और ए फील्ड रेवेन्यू एक्टिविटी। समझ में आया, जो भी आपका कॉस्ट लगेगा विदाउट द बेनिफिट वो क्या कहलाएगा सर, लॉस कहलाएगा। तो ये बहुत बुनियादी डेफिनेशन है, बहुत हमें डीप एंड डाइव जाने की जरूरत नहीं है। नेचर की बात करते हो तो आपका कॉस्ट है वो प्रोडक्टिव होता है, एक्सपेंस है वो आपका नॉन प्रोडक्टिव होता है, लॉस है वो आपका अनप्रोडक्टिव होता है। ठीक है,
है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से कोस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, कोस्ट में और मे नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट। कोस्ट है उससे प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जो आपका बेसिकली एक्सपेंस और लॉस है ना, डेफिनेटली उससे प्रॉफिट घटेगा ही घटेगा। डायरेक्टली इस चीज को आपको याद रखना है। और लास्ट में अगर आप एग्जांपल की बात करते हो तो कोस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद वेजेज हो गया, ये सब क्या है सर आपके कोस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। रेंट, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आग लगने की वजह से किसी स्टॉक का नुकसान हो गया है तो सर वो आपके लॉस के अंदर आता है, ठीक है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, एक्सपेंस एंड लॉस, ये आपको याद रखना है। कॉस्ट का अपना एक डेफिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है। एडिशनल क्वेश्चन आपको बताता चलता हूं सर, कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, सर आपका मटेरियल हो गया, सर आपका लेबर हो गया, सर आपका ओवरहेड हो गया, ये तीनों से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए सर आपका प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। एक आपके डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, एक आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अब इतनी सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ने लगे तो 4-5 घंटे भी सफिशिएंट नहीं है पार्ट 1 के अंदर, लेकिन हमें समय की मर्यादा को समझते हुए थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इनको आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आ जाए तो उसको आप लोग इजीली टैकल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और पूछा गया था सर, कोस्ट के अलावा ना आपको बताना है इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। अब ध्यान से समझना, आपका कोस्ट बन जाता है एक्सपेंस व्हेन द बेनिफिट इज कंज्यूम्ड इन द सेम पीरियड। समझ में आया, यानी कि आपका कोस्ट क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा अगर उसका बेनिफिट सेम पीरियड के अंदर क्या किया गया हो, कंज्यूम किया गया हो। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपका रॉ मटेरियल यूज किया आपने प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, एंड गुड्स आर सोल्ड, आपने जो गुड्स है उनको बेच दिया, इट बिकेम ए एक्सपेंस, तो ये क्या बन गया सर आपका एक्सपेंस बन जाएगा। अगर गुड्स आर नॉट सोल्ड, अगर आपका गुड्स बिचे नहीं है, बिके नहीं है, द कॉस्ट इज ट्रीटेड एज ए इन्वेंट्री और एसेट नोट द एक्सपेंस, ये आपको याद रखना है। उनको आप लोग इन्वेंट्री या एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लॉस की बात करते हैं, लॉस अकर होता है व्हेन देयर इज ए नो बेनिफिट रिसीव्ड, यानी कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है from the cost incurred or due to the accidental or the abnormal activity, ठीक है। यहां पे आपको केवल याद करना है, ज्यादा हम लोग यहां पे समय नहीं लगाएंगे वरना जो चीजें समझने वाली है वो हमारी पीछे छूट जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि भाई साहब आपका बेसिकली क्या पढ़ाया मैंने यहाँ पे, हमने पढ़ा कोस्ट क्या होता है और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कोस्ट, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल आपको 101% एग्जामिनेशन के अंदर दिखेगा ही दिखेगा। अब जहां पे आपको जो नहीं दिखा है वो आपका एक प्राइम कॉस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो डायरेक्ट होता है, एक आपका क्या होता है सर आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। ये आपके दो अलग से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट क्या होता है, रेलिवेंट रेंज क्या होता है, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अच्छा ये रहा। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है और आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, हर साल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो प्लीज 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 यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्टली रिलेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स से। समझ में आया, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, जैसे आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ये कुछ ऐसी बेसिकली कॉस्ट है जिनका डायरेक्ट संबंध किससे है सर, प्रोडक्शन से है। जिन भी कॉस्ट का डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन के साथ होता है वो क्या कहलाती है सर, वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। दीज आर द इन्वेंट्री यूनिट्स एंड द प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिन भी कॉस्ट का ताल्लुका डायरेक्ट कॉस्ट के प्रोडक्शन से रहता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रहता है या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग से रहता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो कॉस्ट क्या कहलाता है सर, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाता है। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट नॉट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन। ये ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ तो नहीं जुड़ी होती है, दे आर एक्सपेंस, ये क्या होती है, एक्सपेंस होती है इन द पीरियड अकर्ड। जैसे आपका ऑफिस का रेंट हो गया, जैसे आपका एडमिन का सैलरी हो गया, एक टाइम पीरियड के दरमियान प्रोडक्शन से डायरेक्टली संबंध नहीं है, इनडायरेक्टली संबंध होता है। तो ये क्या
कहलाती हैं सर, ये आपकी पीरियड कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अगर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार मेरे को बताना पड़ता है, पता नहीं या तो आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो या आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि यस सर, हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पीडीएफ का जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी स्टेप क्या है यार, इस वीडियो को आपको हाइप जरूर करना। देखिए, अगर आपके पास पॉइंट बचे हुए हैं तो डेफिनेटली हाइप जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास हाइप नहीं बचा है तो डेफिनेटली यार एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल, एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, अगर वो पूरा हो जाता है तो मैं आपका इस सेशन का पीडीएफ आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी बच्चे बेसिकली कमेंट करेंगे उनको रिप्लाई सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। इसके बाद आपका था एक रेलिवेंट रेंज। क्या होता है रेलिवेंट रेंज का मतलब, ध्यान से समझिएगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब आप लोग प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, सेल्स की बात कर लीजिए, विद इन विच द कॉस्ट बिहेवियर अजम्पशन, जैसे आप लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की बात करते हो, आर वैलिड। फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट में बी रिमेन कांस्टेंट फॉर द 0 से 10,000 यूनिट के लिए, बट में भी इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन एक्सीड दिस लेवल। माने आप लोग ये कह सकते हैं सर, रेलिवेंट रेंज का मतलब क्या है, कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो एक सर्टेन रेंज तक, एक सर्टेन लिमिट तक, ध्यान से समझिएगा, या तो एक सर्टेन रेंज तक या सर्टेन लिमिट तक तो फिक्स रहेंगी, उसके बाद अगर वो आपका इंक्रीज होता है, एक सर्टेन लिमिट के बाद इंक्रीज होता है, तो वो कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपका रेलिवेंट रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको बताना है सर, कॉस्ट यूनिट के अंदर अलोंग विद कॉस्ट सेंटर के अंदर फर्क क्या होता है। तो मैंने आपके लिए एक कॉलम कॉस्ट यूनिट का बना दिया है, एक कॉस्ट सेंटर का बना दिया है, 3 पैरामीटर लेके चलेंगे, मीनिंग के भी यहाँ पे, एग्जाम्पल पे भी यहाँ पे, और पर्पस के भी यहाँ पे। देखिए, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज मेजर्ड फॉर द कॉस्टिंग। समझ में आया, यानी कि ये क्या होते हैं, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के वो यूनिट होते हैं जो कॉस्टिंग के लिए मेजर किए जाते हैं। वहीं कॉस्ट सेंटर की बात करते हो तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है ए लोकेशन, ए पर्सन और ए आइटम वेयर द कॉस्ट आर कलेक्टेड। समझ में आया, यानी कि एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा पर्सन या आइटम जहाँ पे कॉस्ट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। जैसे कॉस्ट यूनिट के अंदर आप लोग पर टन की बात कर लीजिए, पर किलोमीटर की बात कर लीजिए, ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेजरमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे पर स्टूडेंट की बात करते हो। लेकिन अगर आप लोग कॉस्ट सेंटर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको प्लेस देखने को मिलता है, लोकेशन देखने को मिलती है, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, मशीन हो गया, इंप्लॉय हो गया। इसी तरीके से पर्पस की बात करते हो तो यहाँ पे कॉस्ट यूनिट का बेसिकली हेल्प करना होता है, कॉस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट सेंटर में हेल्प करना होता है, कंट्रोलिंग एंड द असाइनिंग द कॉस्ट। क्लियर है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इतना डिटेल में तो यहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ द टाइम। हमें एक सही समय के अनुसार ना सेशन को कंप्लीट भी करना है और मोटा मोटा ये भी समझना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। एक आपका कॉस्ट आया जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, प्राइम कॉस्ट कहते हैं, एक आपका कन्वर्जन कॉस्ट होता है। अब प्राइम कॉस्ट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सर, यहाँ पर कॉस्ट है ना, कॉस्ट को आप लोग दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक आपका कॉस्ट होता है जिसको आप लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, एक आपका कॉस्ट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट के अंदर भी आपके पास तीन बेसिकली मटेरियल, सॉरी, तीन आपके क्लासिफिकेशन हो जाती है। एक आपका मटेरियल हो जाता है, एक आपका लेबर हो जाता है, एक आपका एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड हो जाता है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा सर, आपका मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा सर, एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डायरेक्ट वाला मामला है ना, उसको कलेक्टिवली आप लोग क्या कह देते हैं सर, उसको कलेक्टिवली आप लोग यहाँ पर प्राइम कॉस्ट का नाम देते हैं। समझ में आया, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया, जो डायरेक्ट आपके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस है ना, उन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सर, आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम कॉस्ट है, और ये आपका बेसिक डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर आप लोग कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हो तो जो आपका डायरेक्ट लेबर प्लस में जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है ना, दोनों को मिला दे तो ये आपका
कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आपको क्या करना है सर, आपका जो डायरेक्ट लेबर है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस की आप लोग बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की आप लोग बात कर रहे हैं, तो इनको अगर आप लोग ऐड कर देते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट हो जाता है। यानी एक ऐसा कॉस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड, यानी कि आपको एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट की जरूरत होती है ना, वो क्या कहलाता है सर, कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है। यहां से इस बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट क्या होता है, रेलिवेंट रेंज क्या होता है, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के बीच में फर्क क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। अब बचता है आपका लास्ट, दैट इज द संक कॉस्ट एंड द आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। अब ध्यान रखिएगा, संक कॉस्ट की बात करते हो ना, तो संक कॉस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि पास्ट का एक ऐसा कॉस्ट जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसको आप लोग डिसीजन प्रोस्पेक्टिव के अंदर ना इररिलेवेंट मान करके चलते हो, ये क्या कहलाता है, संक कॉस्ट कहलाता है। जैसे आप लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑलरेडी परचेज, जो आपने बेसिकली ऑलरेडी एक मशीन खरीदा हुआ, ठीक है, उसका बेसिकली क्या मान के चलोगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप लोग यहाँ पे संक कॉस्ट मान के चलोगे, क्योंकि ये पास्ट का मशीन था, अब डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट हो चुका है। इसी तरीके से आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट की बात करते हो तो ये आपका बेसिकली एक्चुअल फ्यूचर कैश आउटफ्लो दैट विल बी इन अक्यूर्ड, यानी कि आपका ये क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या है, ये आपका फ्यूचर का कैश आउटफ्लो रहता है, ठीक है, जो इन अक्यूर्ड होगा एक्चुअल में, वो आपका आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट कहलाता है। और ये अपने आप में रेलिवेंट होता है किसके लिए सर, डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे पेमेंट ऑफ द वेजेस या इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, वो किस कैटेगरी में आएगा सर, ये आपका बेसिकली आपके आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट के अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको गो थ्रो करना है। अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे ना तो 101% आपको क्लैरिटी हो जाएगा। अब एक बात आती है सर, व्हाट डू यू मीन बाय द मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल से आप लोग क्या समझते हैं और मटेरियल कंट्रोल के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करना है। तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक कंट्रोल होता है ओवर ए परचेज, ध्यान से समझिएगा, परचेज के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, एंड द यूजेज ऑफ द मटेरियल इन ए सच ए वे दैट द मटेरियल आर अवेलेबल व्हेनेवर द नीडेड, नो ओवरस्टॉकिंग और अंडरस्टॉकिंग अकर, एंड ध्यान दीजिएगा वेस्टेज एंड थेफ्ट आर मिनिमाइज्ड, एंड लास्ट में क्या रहेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी इज मेंटेन। माने आप लोग ये कह सकते हैं सर, बेसिकली आपका मटेरियल कंट्रोल के अंदर केवल मटेरियल को रखना नहीं होता है, आपको मटेरियल को परचेज करना है, आपको मटेरियल को स्टोर करना है और मटेरियल को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि जब भी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर बेसिकली उसकी जरूरत हो वो अवेलेबल हो, ना तो मटेरियल का ओवर स्टॉकिंग रहे, ना अंडर स्टॉकिंग रहे, ना ही कोई वेस्टेज हो, ना ही आपका उसका चोरी होने का डर हो। माने ये सारी चीजें मिनिमम होनी चाहिए और कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ इनको मेंटेन करना है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक कंट्रोल है ना, ये क्या कहलाता है सर, आपका मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना, मटेरियल कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है। ये इंश्योर करता है कि एक आपका सही मटेरियल सही क्वांटिटी में, ध्यान से समझना, सही मटेरियल सही क्वांटिटी में सही समय पर एक सही प्राइस के साथ आपको अवेलेबल कराया जाए या प्रोडक्शन को अवेलेबल कराया जाए। ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट वे में सर आपका मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। तो मटेरियल कंट्रोल अपने आप में एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक कंट्रोल होता है ओवर द परचेज, स्टोरेज और यूजेज ऑफ द मटेरियल such that material are available whenever the needed and no overstocking and the understocking occur, wastage and the theft are minimized and the cost efficiency is maintained is called the, आप लोग क्या कहते हैं इसको, material control कहते हो। It ensure the right material is available with the right quality and a quantity at a right time and on the right price available for the production is called the, basically आप लोग इसको क्या कहते हो, material control कहते हो। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब मटेरियल कंट्रोल के अंदर देयर आर जस्ट सर्टेन स्टेप जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले परचेज कंट्रोल आएगा, उसके बाद स्टोरेज कंट्रोल आएगा, उसके बाद रिसीविंग कंट्रोल आएगा, उसके बाद इश्यू एंड द यूज कंट्रोल आएगा। तो 4 स्टेजेस हैं। वैसे काफी किताबों में अलग अलग भी दिया जाता है, ये डिपेंड करता है, गलत कोई भी नहीं है, ये आपके अपने 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 रेफरेंस के ऊपर है कि राइटर किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है, चीजें सारी सेम रहेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं परचेज कंट्रोल की, तो परचेज के ऊपर कंट्रोल करना है, माने आपको रिलायबल सप्लाई को सेलेक्ट करना
करना है, आपको सही प्राइस में और सही क्वांटिटी में बेसिकली सप्लाई को सेलेक्ट करना है या बेसिकली परचेज करना है, टाइमली डिलीवरी हो जाए इसका ध्यान रखना है, आपको इश्यू करना है परचेज जो आपकी रिक्विजिशंस है या फिर आपका जो प्लेसिंग परचेज ऑर्डर है, उस तमाम चीजों को आपको यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सारी बातें आपकी प्राइस कंट्रोल के अंदर आती है। स्टोरेज कंट्रोल के अंदर आपको क्या देखना है कि आप लोग प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सके एंड कोडिंग ऑफ मटेरियल कर सके, सेफ एंड द सिक्योर स्टोरेज उनका हो जाए। इसके अलावा यूज ऑफ द स्टोरेज लेजर एंड द बिन कार्ड, माने आपको बिन कार्ड और आपका स्टोरेज लेजर का इस्तेमाल करना है और आपको मेंटेन करके चलना है मिनिमम, मैक्सिमम एंड द रीऑर्डर लेवल। ये हमने पढ़ा हुआ है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पे स्टोरेज कंट्रोल के अंदर आते हैं। सेकंड स्टेप आता है परचेज करके स्टोर कर दिया। स्टोर के बाद तीसरा क्या रहेगा सर, आपका रिसीविंग कंट्रोल आएगा। माने आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है रिसीविंग मटेरियल का, आपको चेक करना है अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर एंड द इनवॉइस, यानी कि जो आपका परचेज ऑर्डर है जो आपका इनवॉइस है उसके अगेंस्ट आपको चेक करना है और आपको GRN माने गुड्स रिसीविंग नोट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो ये सारी बातें कहां पर आती हैं सर, रिसीविंग कंट्रोल के अंदर आती है। इसी तरीके से जो लास्ट आपका इश्यू एंड द यूज कंट्रोल आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, इश्यू ऑफ ए मटेरियल, यूज मटेरियल, रिक्विजिशन स्लिप होना चाहिए। इसके अलावा आपका मेथड जैसे फीफो मेथड हो गया या लिफो मेथड, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर करना है एंड प्रिवेंट करना है वेस्टेज से एंड जो भी आपका मान ले थेफ्ट होता है उससे आपको क्या करना है, अपने मटेरियल को बचा करके रखना है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द मटेरियल कंट्रोल, जहां पे पहला कंट्रोल का नाम है, पहली स्टेज का नाम है परचेज कंट्रोल, दूसरी स्टेज का नाम है स्टोरेज कंट्रोल और तीसरी स्टेज का नाम क्या है, रिसीविंग कंट्रोल और फोर्थ स्टेज का नाम क्या है, इशू एंड द यूज कंट्रोल। ठीक है, तो ये चारों आपको पढ़ लेनी है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, वो सारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल रिसर्च के बाद मैंने बनाया था। पिछले साल भी हमने बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड किए थे, तो आप लोग वहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे डिटो एज इट इज क्वेश्चन मैच होते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं फटाफट से आपको उनको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आपको ईओक्यू के बारे में बताना है, स्टॉक लेवल के बारे में बताना है, जेआईटी परचेज के बारे में बताना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने आप में इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑप्टिमल ऑर्डर किसी भी क्वांटिटी का जो बेसिकली मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग को एंड होल्डिंग इन्वेंट्री। इट हेल्प अवॉइड द बोथ ओवर स्टॉकिंग एंड द अंडर स्टॉकिंग। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो, आपको एक ऐसी क्वांटिटी का चुनाव करना है जो बेसिकली बिल्कुल सही साबित हो, जिसकी वजह से ना तो अंडर स्टॉकिंग रहे, ना ओवर स्टॉकिंग रहे, और ना ही बार बार आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बेसिकली लगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है एक ऐसा सुटेबल अमाउंट, एक ऐसा ऑप्टिमल अमाउंट जिसके ऊपर आप लोग बेसिकली चीजों को क्या करके चल सके, बैलेंस करके चल सके। हर एक चीज, चाहे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, चाहे वो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो, वो सब क्या हो सके, मिनिमम हो सके। ये क्या कहलाता है सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईओक्यू का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है, √2AO डिवाइड में क्या होता है सर, सी होता है। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड और ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट।
कोस्ट, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए का मतलब एनुअल डिमांड होता है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर ईयर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक है सर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग स्टॉक लेवल की बात करते हो तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है। स्टॉक लेवल रेफर करता है क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल मेंटेन्ड इन द इन्वेंट्री एट ए डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट। समझ में आ रहा है, यानी कि अलग अलग कंट्रोल पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे आपका एक मिनिमम लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है, एक आपका रीऑर्डर लेवल होता है, एक आपका डेंजर लेवल होता है, एक आपका एवरेज स्टॉक लेवल होता है। यहां से भी इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको सर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया, तो ये आपको याद रखना है सर, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। जैसे मिनिमम लेवल का मतलब क्या है सर, हमें एग्जैक्टली जो लोवेस्ट क्वांटिटी मेंटेन करना, मिनिमम जो क्वांटिटी मेंटेन करना है वो मिनिमम लेवल कहलाता है। मैक्सिमम के अंदर एग्जैक्टली कितनी हाईएस्ट क्वांटिटी है जिसको हमें मेंटेन करके चलना है। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर आपको नए स्टॉक की जरूरत होगी, वो आपका रीऑर्डर लेवल कहलाएगा। डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल लेवल होता है, जिसके नीचे अगर आप लोग चले जाएंगे तो आपका स्टॉक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर चला जाएगा। और एवरेज स्टॉक का मतलब ये आपका एक बेसिक पीरियड के टाइम जो आपको ठीक ठाक स्टॉक लेके चलना पड़ता है, जो आपके सेल के लिए जरूरी होता है, वो क्या कहलाता है सर, आपका एवरेज स्टॉक कहलाता है। अब सबसे जरूरी बात है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा जरूरी रहने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां से इस बार एग्जामिनेशन के अंदर सवाल जरूर देखने को मिलेगा, तो मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिट परचेज का मतलब क्या होता है, जिट का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, माने जिट इज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वेयर द मटेरियल आर ऑर्डर एंड रिसीव ओनली व्हेन द नीडेड। समझ में आया, यानी कि मटेरियल को आप लोग ऑर्डर करते हैं और रिसीव करते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है। किसके अंदर सर, प्रोडक्शन के अंदर। ये बेसिकली रिड्यूस करता है कैरिंग कॉस्ट को, वेस्टेज को एंड द स्टोरेज स्पेस को। समझ में आया, यानी कि इसकी वजह से जब आपको जरूरत है, जब आपने बेसिकली माल मंगाया, तो इससे आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा और स्टोरेज स्पेस कम हो जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स है, ध्यान रखना है। यहाँ पे नो एक्सेस इन्वेंट्री रहेगा, कोई ज्यादा माल आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है, सेफ स्टोरेज कॉस्ट रहेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है सर, जब भी आपकी सप्लाई के अंदर डिले होगा ना, वो प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि आप लोग टाइम पे मंगवाएंगे। कई बार सिचुएशन अगर अपने हाथ में नहीं होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मान लीजिए सप्लाई का जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं हुआ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपके प्रोडक्शन के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर या आपके धंधे के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है सर, जो आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड और आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है ना, दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है सर, वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहलाता है। इट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द एवरेज इन्वेंट्री इज कॉल्ड द, इसको आप लोग क्या कहते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हो। इतना आपको लिख के आना है। और यहाँ पे ये बता देना है, अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज ए फास्ट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, यानी कि ये गुड आपका कंट्रोल की तरफ रिप्रेजेंट करता है। अगर लो रेशियो है, ये इंडिकेट करता है स्लो मूवमेंट हो रहा है, या बेसिकली ओवर स्टॉकिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर के अंडर स्टॉकिंग और आपका जो ओवर स्टॉकिंग है, उसका अंदाजा आप लोग बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हाई होने का क्या मीनिंग है, लो होने का क्या मीनिंग है, ये बातें भी आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, जस्ट इन टाइम परचेज और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये कुछ सवाल हैं जहां से न केवल थ्योरेटिकल बल्कि ज्यादा चांसेस किसके हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहां पर हम लोग भर भर के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके कॉन्फिडेंस आ सके कि यस, इस तरीके के सवाल को हम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो
एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है सर स्पॉइलेज क्या होता है और आपका डिफेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, स्पॉइलेज का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल या जो ऐसा यूनिट जो बेसिकली डैमेज हो चुका है या ruined ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड और यूज, माने वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका स्पॉइलेज कहलाएगा। इसका किसी भी फॉर्म में आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं और इनको आप लोग बेसिकली परमानेंट लॉस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओपनली इनको स्क्रैप के अंदर यानी कि कबाड़ के अंदर क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग किसी भी ग्लास की बोतल की बात करते हैं जो प्रोडक्शन के दरमियान टूट जाती है तो वो आपका स्पॉइलेज कहलाएगी। नॉर्मल स्पॉइलेज के अंदर एक्सपेक्टेड लॉस होता है और यूजुअली इसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सर, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन कई बार एबनॉर्मल स्पॉइलेज हो जाता है जहां पे आपके अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, इनको चार्ज किया जाता है टू द प्रॉफिट एंड अकाउंट्स लॉस। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, वो डिफेक्टिव कहलाता है। हाँ, उसको बेसिकली रिपेयर किया जा सकता है या किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है सर, वो आपका डिफेक्टिव पीस कहलाता है। और ये आपका नॉट ए टोटल लॉस, ये आपका टोटल लॉस नहीं होता। जैसे अगर आप लोग एक शर्ट की बात करते हैं जिसकी बेसिकली लूज हो गया है स्टिचिंग, दैट कैन बी फिक्स्ड, जिसको बाद में क्या किया जा सकता है, फिक्स्ड किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ द रीवर्क इज ट्रीटेड एज ए सेपरेटली। अब इसके ऊपर जो आप लोग रीवर्क करेंगे उसकी जो कॉस्ट रहेगी उसको अलग से ट्रीट करना है। इफ एक्सेसिव, अगर ये आपका एक्सेसिव है तो इट में इंडिकेट द क्वालिटी कंट्रोल इशू। अगर आपका ये कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि देयर इज ए क्वालिटी कंट्रोल इशू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्पॉइलेज का क्या मतलब होता है, स्पॉइलेज का मतलब परमानेंटली डैमेज हो चुका है, उसको किसी भी फॉर्म में अब यूज नहीं किया जा सकता, केवल स्क्रैप में जाएगा। हाँ, कुछ उसके अंदर रिवर्क करके, कुछ काम करके, उसके अंदर कुछ चेंजेस बदलाव करके अगर उसको वापस से क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन किया जा सके तो सर वो आपका डिफेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिफेक्टिव एंड बेसिकली क्या कहते हो, स्पॉइलेज, ये आपको याद रखना है। अब एक और बात है जो आपको याद रखनी है, सर आपका स्क्रैप क्या होता है। स्क्रैप अभी भी पढ़ा ना, स्क्रैप का मीनिंग क्या होता है और इसको कॉस्ट अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रैप रेफर करता है रेजिडुअल को या वेस्ट मटेरियल को जो जनरेट किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच हैज लो और ए नो रिकवरेबल वैल्यू। समझ में है, या तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा या कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होगा। इट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, बट इट कैन ऑफन बी सोल्ड एट ए नॉमिनल प्राइस। लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपनली नॉमिनल प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हो, मेटल सेविंग्स हो गया, उसके बाद आपका सोडट्स हो गया, कटिंग हो गया, ट्रिमिंग हो गया, ये कुछ एग्जांपल है जो स्क्रैप के एग्जांपल है, ठीक है। तो स्क्रैप का मतलब यही होगा, आप लोग रेजिडुअल और वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं। सबसे जरूरी बात है सर यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे किया जाता है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपका क्रेडिटेड टू द फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा, इसको डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा तरीका है शो एज ए अदर इनकम इन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप लोग क्रेडिटेड टू द फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हो तो जब भी आपका स्क्रैप वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगा तो ये आपको करना है। जब भी आप लोग बेसिकली रिड्यूस करते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी कि रिड्यूस किया जाता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का, जब भी आपका स्क्रैप वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगा तो इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। अगर आप लोग डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपका स्क्रैप है वो रिलेटेड है पर्टिकुलरली जॉब और प्रोसेस से, जरूरी बात है। अगर आपका स्क्रैप का ताल्लुकात किससे है, जॉब या प्रोसेस से है, तो लोअर द कॉस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक जॉब, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये है शो एज ए अदर ओवरहेड इन द कॉस्टिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन द स्क्रैप सेल हैज मॉनेटरी वैल्यू एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली एज ए कॉस्टिंग प्रॉफिट। जब भी इसका कोई वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, पैसे में वैल्यू होगा, इसको आप लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन थे जो आज के पार्ट 1 के अंदर। हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस सेशन के 2 पार्ट रहेंगे। ये आपका पहला पार्ट है जहां पर हम लोगों ने काफी फास्ट रिवीजन किया है उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिनके इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। अब काफी सारे क्वेश्चन और बच गए हैं जिनको एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इसका पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरे को कमेंट
कमेंट में बताना है और बेसिकली इस वीडियो को हाइप जरूर करना है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहिए यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं इसी तरीके से 40-45 मिनट के एक सेशन के अंदर आप सभी के सामने रख पाऊं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी उम्मीद करता हूं ये वाला जो पहला पार्ट है, जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जल्दी चाहिए वरना एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैं इसको अपलोड करने वाला था, आज अपलोड कर रहा हूं, इसलिए हम लोग इसका लेंथ थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। और ये सेशन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।